आपके केस में एक सिंगल है मेन वेबसाइट, मेरे केस में 3 मेन वेबसाइट है जो होस्टिंगर पे मैंने डाली हुई है। ओके, और ऐड करना होगा, कैसे करते हैं वो हमने अभी समझा था। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, मेन वेबसाइट यहाँ से ऐड करेंगे। सब डोमेन जो हमें करना है उसके लिए आपने यहाँ पे आना है डोमेन्स ऑप्शन। ठीक है, डोमेन्स पे आने के बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, सब डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। तो सब डोमेन पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नया सब डोमेन बना लो, आप कोई भी नाम से बना लो। आप चाहे अपना अपना नेम ही दे दो, सब अपना अपना नेम से बना लो चाहे, बिकॉज मैं अभी नेम से बना लेता हूँ। ठीक है, अपने नेम से बना लेते हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, कस्टम फोल्डर और सब मतलब सब डोमेन के लिए भी एक हमें नया कस्टम फोल्डर क्रिएट करना है, तो इसको आप चेक करेंगे। एंड सेम जो आपने नेम रखा है सब डोमेन का, वही आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। सब डोमेन क्या होता है, क्या क्या यूजेज है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब कैसे बनाते हैं वो समझ रहे हैं। कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन, इससे क्या होगा, हमारा जो फाइल मैनेजर है उसका जो मेन डायरेक्टरी है उसमें एक फोल्डर बन जाएगा इस नाम से। अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे मान के चलो मेरे सिस्टम पे अगर डी ड्राइव है तो यहाँ पर मेरे पास कोई फाइल मुझे अपलोड करनी है। ओके, तो एक तो होता है कि मैं उसको यहीं पे इसी फोल्डर में अपलोड कर दूं बिना कोई फोल्डर बनाए। एक है कि मैं फोल्डर बना बना के करूंगा तो मुझे पता होगा कि उसकी फाइल जो है उस वेबसाइट की वो किस कौन से फोल्डर में, तो इसलिए हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज तो क्या होगा, पूरी डायरेक्टरी है ना, इसी में वो फाइल आ जाएगी कहीं ना कहीं। जैसे आप नीचे फाइल देख पा रहे हो हेलो डॉट जावा करके जो आपको दिख रही है, तो ये इस डायरेक्टरी में है, तो वो तो इस तरीके से आएगी फाइल। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, फोल्डर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बने। तो उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा आपके फाइल मैनेजर में और उसके अंदर उसकी फाइल आ जाएगी। हाँ, फाइल मैनेजर भी सर्वर पे स्टोर होगा ना? हाँ, फाइल मैनेजर ऑलरेडी है आपका इसमें। यहाँ पे आप जब फाइल्स में आएंगे, ठीक है, अभी मैं इस पे ही बताऊंगा आपको, कल भी हमने देखा था। तो यहाँ पे फाइल्स पे जब आप क्लिक करें तो फाइल मैनेजर है। मैं न्यू टैब में ओपन करके दिखा भी देता हूँ आपको। लोकल सिस्टम में नहीं है ना मतलब? नहीं नहीं, ये लोकल पे नहीं है ना, होस्टिंग तो आपका ऑनलाइन है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसी के लिए तो हमने पे किया है। मेन आपने जो पे किया वो फाइल मैनेजर के लिए किया है, यहीं पे सारी फाइल रख रहे हो आप अपनी वेबसाइट की। वो अलग बात है कि ये फाइल हमें खुद से एक एक नहीं डालनी पड़ रही, हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं और बैकएंड में वर्डप्रेस यहाँ पे डाल रहा है फाइल सारी। ठीक है, हमें तो वहाँ पे काम करना होता है, हमें कोई फोटो अपलोड करनी है, लोगो अपलोड करना है, हम तो वर्डप्रेस से कर रहे हैं। लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है, यही जा रही है वो फाइल्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सेस ऑल फाइल्स ऑफ प्रीमियम वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे आप जितने भी डोमेन सब डोमेन सबकी फाइल देख पाएंगे। ये आपका फाइल मैनेजर है, इसका मेन डायरेक्टरी है पब्लिक अंडरस्कोर HTML। यही होता है जैसे अपने सिस्टम पे होता है ना सी ड्राइव डी ड्राइव, ये वैसे ही है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे, तो मेरे केस में सारे के सारे सब डोमेन है। ad.ubolservice.com, AI, अमृता, बेकरी, ठीक है, बुकिंग, बून, क्लास, डेमो, देव, डिजिटल, और अभी जो हमने वीकेंड नाम से बनाया था वो आप देख पा रहे हैं। ओके, मैंने अपना जो बनाया है उसमें अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है, तब तक उसका फोल्डर यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने ऑप्शन चूज किया था ना। ठीक है, ये वाला, इस पे क्रिएट पे क्लिक नहीं किया था ना, तब तक वो नहीं आ रहा है। जब इस पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो इस नाम से भी आपको फोल्डर दिख जाएगा। हाँ जी, फोल्डर किस नाम से बनेगा ये? इसी नाम से। डायरेक्टरी में जो नाम डाला है। हाँ, जो डायरेक्टरी में आपने नेम डाला है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इसको अगर रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि उसी नाम से एक और फोल्डर आ जाएगा। देख पा रहे आगे एक और सब फोल्डर। डोमेन के नाम से ही हम डायरेक्टरी ठीक है, में डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे कि इसीलिए। कौन से सब डोमेन का ये फोल्डर है। हाँ, किसको डायरेक्टरी में? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, इसमें क्या करो, आप जो सब डोमेन का नेम दे रहे हो ना वही नेम दे दो। इसी नाम से क्या होगा, आपकी वेबसाइट का सब डोमेन है, उसी नाम से फोल्डर हो जाएगा। बाकी आप अलग भी दे सकते हो, लेकिन आप कितने याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप सेम ही रखो ना। ये किसी यूजर को थोड़ी दिख रहा है, ये तो आपके लिए है, तो अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सेम ही नाम रखिए उसका। तो वैसे ही फोल्डर को तो ये अपने आप ही बना रहा है, तो फिर हमारा कोई यूज है इसका? मतलब इस फोल्डर को हम भी यूज करेंगे? हम यूज नहीं करेंगे, हम तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन जब वेबसाइट बनाएंगे तो ये फोल्डर अभी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट PHP करके फोल्डर बनी होगी, एक फाइल बनी हुई है। इसके अंदर अब जितना भी आप काम करोगे ना, इस पे एक नई वेबसाइट हम अभी लॉन्च करेंगे तो आप देखेंगे सारी की सारी फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगी इसके अंदर। अब कल को आपने वो फाइल किसी को देनी है, आपने किसी क्लाइंट के लिए बनाई और वो चाहते हैं अपनी होस्टिंग में डालें, तो वो फाइल सारी सिलेक्ट करो, जी फोल्डर बनाओ, सेंड कर दो ईमेल पे। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप उसको यूज कर लेंगे। ये पर्पस बेसिकली है। ठीक है, हाँ, जैसे इनको चाहिए तो इनको वैसे ही मंगवानी पड़ेगी।
चलिए, इसके बाद आपने सब डोमेन क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसमें वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस पे क्रिएट करेंगे, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो अब आपने यहीं से आ जाना वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ओवरव्यू पे आप क्लिक करेंगे एंड ओवरव्यू में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आप ये गलती करेंगे, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ पे देखो अभी तक आपका मेन डोमेन चूज है, तो मेन डोमेन पे आप वापस से इंस्टॉल कर दोगे अगर वेबसाइट, तो मेन डोमेन पे जो भी बना हुआ था वो सब चला जाएगा। तो मेन डोमेन पे तो ऑलरेडी मेरा वेबसाइट है, तो उसको तो मैं, जैसे मेन डोमेन पे तो हाँ ऑलरेडी वेबसाइट है, लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, इसको, इस मेन डोमेन को ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैंने ध्यान नहीं किया, ठीक है, इनिशियली फर्स्ट सेकेंड 2-3 दिन में ध्यान नहीं होती हैं चीज़ें आपको, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली नीचे आए, क्योंकि आपने तो चूज कर लिया सब डोमेन बना, आपके माइंड में वही है कि सब डोमेन पे हो रहा होगा काम। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस करोगे और आपकी मेन वेबसाइट का सारा डेटा खत्म हो जाएगा, नया वर्डप्रेस इंस्टॉल होएगा, बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट बन जाएगी, ओवरराइट कर देगा एग्जैक्टली। तो आपने क्या करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन से वो चूज करना है जिस सब डोमेन पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तभी कि मैंने अपने नाम से जो सब डोमेन क्रिएट किया था वो चूज किया यहाँ से। इसको चूज करने के बाद अब आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना, ठीक है। एक बार कीजिए सभी साथ साथ में। एक मिनट मैं आपके सिस्टम पे भी चेक करता हूँ सबके। तो देखिए, आपने वेबसाइट का टाइटल लिख देना है। अभी के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज रखने वाले हैं, ओके। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रख देता हूँ ओनली। हाँ, ये कहाँ दिखेगा, ये आपका यहाँ दिखेगा, देख रहे हो, टाइटल आपका यहाँ दिखता है। अभी हम करेंगे लाइव, तब देख लोगे आप कहाँ दिख रहा है। इसके बाद में यूजर नेम है आपका, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं, बाकी हम अंदर भी चेंज कर सकते हैं। बट जो यूजर नेम आपका होता है ये बाद में चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। वर्डप्रेस के केस में ईमेल एनी टाइम आप चेंज कर सकते हो। तो यूजर नेम आप, मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जो आपका सब डोमेन है, ठीक है, मेन डोमेन के केस में तो आप ईमेल ही रख लो यूजर नेम को, लेकिन सब डोमेन के केस में आप जो सब डोमेन है उसको कॉपी करके एज ए यूजर नेम चूज कर सकते हो। और अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, जो आपका यहाँ पे ईमेल होता है उसका फर्स्ट जो लेटर्स होते हैं ना, @gmail.com से पहले के, वो बाय डिफॉल्ट इसको यूजर नेम बना देता है। समझ गए, अगर यूजर नेम कोई आप में से भूल भी जाता है कि हमसे तो पूछा नहीं, हमने डाला भी नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, यूजर नेम ये वाला देता है, जो आपका एट जो सिंबल है उससे पहले का जो भी कैरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके यूजर नेम होते हैं। इसके बाद में आपने एडमिन पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी तो बाय डिफॉल्ट वही आ रहा है हमारा भी, जिस ईमेल से हमने होस्टिंग बाय कर रखी है। मैं यूजर नेम की बात कर रहा हूँ ना सर, वही बोला मैंने भी। नहीं, मैंने ये भी बोला क्या करना आपने, आपने सब डोमेन जो है आपका उसको कॉपी करके यूज कर लेना है, लेकिन वही भी रहने दे सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है जो आपको लगता है ध्यान रख सको, है ना, क्योंकि आप पेपर पे लेके नहीं बैठते ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन होता है, इसलिए बार बार बोलनी पड़ती है चीजें। इसके बाद हमें एडवांस टैब में आना है। एडवांस टैब में यूजर नेम नहीं होगा, ये बोला मैंने, यूजर नेम चेंज नहीं होगा, बाकी ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हो। हाँ, इसके बाद में देखो एडवांस टैब में क्या होता है, यहाँ से आपने अपना सब डोमेन चूज करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका सब डोमेन चूज होता है, बिकॉज टॉप से आपने कर लिया है। लेकिन इन केस कभी नहीं भी होता है, यहाँ से मान लीजिए कि मेरा मेन डोमेन आ गया यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इस केस में अगर यहाँ पे डेटाबेस बनता है, वर्डप्रेस आपको डेटाबेस बनाने का ऑप्शन देता है। डेटाबेस यूज कब आता है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई लॉगिन करना अपने अकाउंट में, वो पासवर्ड भूल गया, फॉरगॉट पासवर्ड पे वो क्लिक करेगा ना, तो उसकी पहले से डेटाबेस में जो डिटेल होंगी तो वहीं से ही वो पिक करेगा सिस्टम। समझ गए, तो इसके लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक वेबसाइट के लिए डेटाबेस भी मैनेज करता है आपके लिए। तो यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो सब डोमेन है वही आपने चूज करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। एंड बाय डिफॉल्ट ये होता है, डोंट वरी, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो है डेटाबेस आपका उसी सब डोमेन से ही होगा, अगर आपने टॉप से यहाँ से चूज कर लिया होगा तो इस साइड से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप डेटाबेस का पासवर्ड डाल सकते हैं। तो पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि आप सेम ही डालिए जो आपने इंस्टॉल करते टाइम डाला है ना, वही आप डाल दीजिए, सो देट आप याद रख सको। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने सेम डालना है, बस आपके मतलब या ध्यान में रहे वो चीज़, इसके लिए हम वो कर रहे हैं। अब आपने नेक्स्ट कर, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती, बाई डिफॉल्ट वो वही लेता है पासवर्ड।
बाय डिफ़ॉल्ट हाँ, वही पासवर्ड होता है और सब डोमेन उसमें चूज़ होता ही है। अनफिनिश्ड एक्शन प्लीज़ वेट अंटिल प्रोसेस। क्या हो गया? एक मिनट मैं रीलोड करता हूँ, मेरे केस में हुआ नहीं। नेक्स्ट करते क्या आ रहा है? Install by default update only to mirror version select है। एडिट वेबसाइट का भी ऑप्शन आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होगा, देखो ये आ रहा है। रीलोड कर लीजिए एक बार, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट करने के बाद नहीं नहीं नेक्स्ट कीजिए। हाँ ये तो आ रहा है, इसको तो आपने ऐसे रखना, नेक्स्ट कीजिए। हाँ इसको एज इट इज इंस्टॉल नेक्स्ट कर दीजिए। ऐसा next पे दबाके घूमिएगा। क्या तो next पे click करवाके घूमिएगा। क्या नेक्स्ट पे दबाने के बाद ऐसा कुछ आएगा, सर आ नहीं रहा। देखना एक बार सुवर्ण। हाँ इंस्टॉल आ रहा है ना, उस पर क्लिक करना है ना। हाँ इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। नम्रता कर पा रहे हैं क्या? हो गया ठीक है। यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, इंस्टॉल हुआ ही नहीं, घूम ही आ रहा है। घूम जा रहा है क्या? अब आ गया है अब आ गया। अब आपने क्या करना है, एडिट वेबसाइट पे क्लिक करना है यहीं से। तो इससे क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो न्यू टैब ओपन होगा जहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ से हमें वेबसाइट बनानी है। अब इसके बाद हमें वापस से होस्टिंगर पे आने की जरूरत नहीं है। सी पैनल पे हम कब कब आते हैं, या तो हमें जहाँ सब डोमेन बनाना हो, या कोई मेन डोमेन है उसको हमें सेट करना हो, फाइल वगैरह अपलोड करके कुछ भी फाइल मैनेजर चेक करना हो, ईमेल आईडी क्रिएट करनी हो, अपना कोई एम्प्लॉइज है उसके लिए हमें ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, अपने खुद के लिए करनी है बिजनेस नेम से, उसके लिए जैसे हमने कल किया था लास्ट क्लास में। सी पैनल सेम ही रहेगा। हाँ मोस्ट केसेज में देखो सबका सेम तो नहीं कह सकते हम। होस्टिंगर का जो है ये थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है, सब कुछ आपको सामने दिख रही है यहाँ पे चीजें, सी पैनल सेम आने का मतलब है ये ऑप्शंस होते हैं मोस्टली। कि डोमेन मतलब सी पैनल सेम है, उसके अंदर सब डोमेन्स तो अलग-अलग वर्डप्रेस तो 5-10 भी हो सकते हैं। हाँ 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 क्योंकि जितने सब डोमेन एग्जैक्टली वर्डप्रेस वर्डप्रेस उतना है, ही उन सबका एक कॉमन सी पैनल एक है। हाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये विंडो आ गया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, हाँ तो वहाँ पे एडिट वेबसाइट भी आ रहा होगा आसपास में। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस पे सबसे पहले क्या, हाँ पूछिए। ये मॉड्यूल में नहीं है बट आपके लिए ठीक है। अब हम आगे वर्डप्रेस में, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सामने, ये पॉपअप विंडोज हैं, इनको आप डिसमिस कर सकते हैं चाहे तो। ओके किससे क्या कर सकते हैं वर्डप्रेस से। अब ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, अलग अलग प्लगइन्स की हेल्प से आ रहे हैं। किस प्लगइन से क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ हम समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको ना दिखे इसके लिए हम स्क्रीन ऑप्शन पे जाकर इन सबको अनचेक कर देंगे। कर दीजिए एक बार। हाँ जी सेम जो हमने किया था कल एक सब डोमेन क्रिएट करके, सेम प्रोसेस में वापस बता रहा हूँ आपको। स्क्रीन ऑप्शन पे जाकर आपने यहाँ पर ये सारे के सारे जो बॉक्सेस है ना, ये हाँ इन बॉक्सेस को आपने अनचेक कर देना है, मतलब इन पे टिक करना, ये टिक हटा देना आप। Priyanshu, I am having class, call you in a while now. क्लिक को डालो। क्लिक को हटा दो। अब आपने क्या करना, एक बार वेबसाइट को अगर हम देखते हैं तो आप यहीं से चाहें तो जा सकते हैं विजिट वेबसाइट पे, बट यहाँ से डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, आपने राइट क्लिक करके न्यू विंडो में ओपन कर लो, सो दैट एक विंडो में आपका डैशबोर्ड भी ओपन रहेगा, सेकेंड विंडो में वेबसाइट। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वर्डप्रेस का जो थीम इंस्टॉल होता है वेबसाइट में, वो होता है 2023। ओके यहाँ पे ही विजिट साइट देखो, जो नेम आपने लिखा था ना टाइटल, उसी के पास में विजिट साइट है, विजिट साइट पे राइट क्लिक करके आप ओपन कर लो। हाँ वो वेबसाइट पे जो ऊपर ये नेम डालता टाइटल नेम वो यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक है। ये टाइटल नेम जितना अगर आपने एक वेबसाइट के सब 10 सब डोमेन बनाना है, सबका अलग अलग लिख सकते हैं, सबका अलग हो सकता है। वैसे तो कॉमन रखते होंगे ज्यादातर लोग अलग अलग। mail.google.com उसमें क्या दिखाएगा, जीमेल दिखाएगा, समझ गए। drive.google.com उसमें वो ड्राइव का दिखाएगा कि आप स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, फिर फायदा नहीं है उसका। लगेगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हाँ
सब डोमेन भी कैसे कर सकते हैं? अगर वो एग्जिट कर दिया एग्जिट कर लिया तो आप जा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर ये टाइप किया अपना नेम सब डोमेन का, इसके बाद में स्लैश लॉगिन आपने करना है। लॉगिन करने के बाद आप एंटर करेंगे, ठीक है। हम तो एंटर करने के बाद ये स्क्रीन आएगी आपके पास, यहाँ पे जो यूजर नेम आपने बनाया था, यूजर नेम कोई बात नहीं, नहीं ध्यान है तो आपको ईमेल तो ध्यान होगा, ईमेल डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए, फिर लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइम आपने जब भी आना तो इस तरीके से आप आ जाओगे। क्लियर है स्टेप ये? ठीक है। अब यूजर को वेबसाइट आपकी इस तरीके से दिखने वाली है, यूजर को जो वेबसाइट है वो इस तरीके से दिख रही है। हाँ ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपका जो मिसिंग है ना वो करना किसी क्लास में, क्योंकि वेबसाइट वाला तो इम्पोर्टेंट था ना, एक्चुअल में मेन तो था ये तो मेन समझना। हाँ नहीं समझ में आएगा, मैं भी समझ सकता हूँ, है ना, किसी और क्लास में कर लेना आप। वेडनेसडे को एक बार कॉल कर। बिना कुछ करे ऐसी वेबसाइट ऐसा ही लोड करके एसईओ करके टॉप पे ले आए उसमें। हाँ ऐसी वेबसाइट तो जल्दी होगी ना, इसी में आप कंटेंट डालते रहो, आप बाकी ग्राफिक्स मत डालिए। ऐसे ही ऐसे में आएगा नहीं, जब तक कंटेंट नहीं होगा वेबसाइट में, एसईओ करोगे किसका, कंटेंट का होता है ना। अच्छा यूजर कोई सर्च करता है और गूगल ऐसे थोड़ा ना वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही दिखा देता है वो कीवर्ड तो कई करोड़ों लोग लगा रहे हैं। गूगल दिखाता है जिसमें सबसे अच्छा कंटेंट होगा और एजीटी उसकी जो रिक्वायरमेंट है यूजर की वो फुलफिल हो रही होगी उस कंटेंट से, तभी वो उसको शो करेगा ना। तो तो जो कंटेंट इस वेबसाइट में लिखा होता है पूरा जितना भी है उसके अंदर 10 15 20 पेज जितने भी वो सब गूगल समझता है। तो वो हम सर्च इंजन में तो कीवर्ड डालते हैं तो वो उस वेबसाइट के 15 20 जितने भी पेजेस उसके अंदर हैं उनमें से भी सर्च करके ले आता है तो उसके हिसाब से दिखाता है। कंटेंट तो सर्च करता है मतलब कीवर्ड तो कंटेंट ही बोल रहा हूँ, कंटेंट तो हर एक पेज पे अगर डला हुआ है ना। एसईओ होता है जो वेबसाइट्स का नहीं होता कभी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एसईओ वेबसाइट्स का नहीं होता, एसईओ जो होता है वो किसका होता है, पेज का होता है। तो जैसे आप होम पेज का कर रहे हो तो उसका एसईओ करते हैं, तो उसके होम पेज के अंदर जो कंटेंट है ना उसके अकॉर्डिंग ही आप कीवर्ड डालेंगे। अबाउट में तो उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, समझ गए। सर्विसेज में जितने भी उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, सर्विसेज में अलग अलग पेजेज हैं। जैसे मेरे केस में मान लीजिए गूगल एड्स अलग है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग अलग है, सोशल मीडिया अलग है ना, लीड जनरेशन अलग है, तो सबका अलग अलग पेज होगा, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ता है। ये चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, पहले एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड सेशन लगाया हुआ है तो, है ना, तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी फिर, क्योंकि एसईओ की बात करेंगे वेबसाइट के बाद में, ये आपके सबके हैं, डोंट वरी, एसईओ तो सभी के, है ना। तो उस चीज़ तक तो आप निश्चिंतित रहो, तो सबसे शॉर्ट कोर्स है कि कोर्स है, मतलब कि एसईओ तो है ना, इन डिटेल करेंगे, क्यों आधी अधूरी चीज़ें समझोगे अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा उससे। अब आपने क्या करना, आपकी वेबसाइट बाय डिफॉल्ट ऐसी दिख रही है ना, ओके। ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट लेआउट है, इसको हम अब चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, एक आपका क्वेश्चन था कि आपने जो टाइटल है वो कहाँ दिखेगा वेबसाइट में। तो देखो आपने वेबसाइट यहाँ पे ओपन करेगी यूजर मोड में, एज ए विजिटर तो आप टॉप पे देख रहे हो, मैंने पहले बोला था ना टाइटल आपको टॉप पे दिखेगा, देख रहे हो वैभव। तो टाइटल यहाँ दिख रहा है, कहाँ से चेंज करेंगे कैसे होगा वो भी बता देता हूँ आपको। डैशबोर्ड से सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर आएंगे। वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर आइए आप, एंड यहाँ पे जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या सिंपली आप सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए, जनरल सेटिंग खुलेगा। सेटिंग्स में भी अलग अलग टैब्स आप देख रहे हैं, जनरल है, राइटिंग है, ये सब। तो सबसे पहले आ रहा है ना साइट टाइटल, तो जो आपने साइट टाइटल डाला था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम वो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे, ओके। तो अगर मुझे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की जगह मुझे यहाँ पर करना है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस करनी है। अब मैं एक बार नीचे से इसको क्या कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ, और इस पेज को एक बार रीलोड करके आपको शो करा देता हूँ कि अब आप यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। तो टाइटल तो आप कहाँ से चेंज कर लेंगे, सेटिंग में जनरल ऑप्शन से, गॉट इट। इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर कुछ गलत डल गया है हाँ तो यहाँ से कभी भी कर इंस्टॉलेशन के टाइम पे, इसीलिए मैंने एक चीज़ बोली थी कि यूजर नेम आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इवन ईमेल भी आप चेंज कर पाएंगे, ओके। चलिए इसी में थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे आपने जो टाइम जोन है इंडियन टाइम जोन चूज कर लेना है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट में जो डिफॉल्ट टाइम जोन है वो इसके अकॉर्डिंग शो करेगा, यूटीसी मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो टाइम है आपको पता होगा +5:30 है, ठीक है। हम जीएमटी ग्रीनविच मीड लाइन से जो है +5:30 आगे हैं, तो यहाँ पर आपने +5:30 ऑप्शन चूज कर लेना, यूटीसी +5:30 टाइम जोन में, यूटीसी +5:30 चूज करना है। इंडिया का अपना जो टाइम जोन है वो +5:30 आगे है, आपको पता होगा, तो आपने वही चूज कर लेना।
इसके बाद आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट का फॉर्मेट क्या रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो डेट फॉर्मेट वैसे तो जुलाई 30, 2023 आ रहा है, यही आप रख लेते हैं, अच्छा ये स्टैंडर्ड है। टाइम फॉर्मेट आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, एज इट इज़ रख लो, ये सही है, इनमें कुछ चेंज मत करो आप। अब आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। वीक स्टार्ट अपना मंडे को होता है, किसी कंट्री में अगर संडे को होता होगा, किसी में फ्राइडे को होता है, तो वो चूज़ कर सकते हैं। अपने केस में मंडे को स्टार्ट है तो आपने यही रखना है, ठीक है? ये टाइम फॉर्मेट और डेट फॉर्मेट ये कहाँ यूज होंगे हमारे, जो यहाँ हम सेट कर रहे हैं, जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे? क्या चीज़? वेबसाइट में जो भी आप कंटेंट डालोगे ना, हाँ। उसके अकॉर्डिंग यूजर को जो भी चीज़ दिखेंगी वो इसी टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिखेंगी। वेबसाइट में कहीं भी आपने टाइमर लगा रखा है तो वो टाइमर इसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो आपने फॉर्मेट लिखा, कोई भी डेट वगैरह, कोई भी विजिट सामने डाला है डेट का, उसके अकॉर्डिंग वो उसी ऑर्डर में वो चीज़ पहले दिखेगी। चाहिए या तो आपके में आ रही कुछ भी प्लस 530, मेरे में आ रही कुछ माइनस 530। माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता चलिए, इसके बाद आपने हाँ क्या बोल रहे थे? ओके, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। है। अभी नहीं करना, ये हमें कब करना है, जब हम वो कॉमर्स बनाएंगे इसको। जब आपने वेबसाइट ई कॉमर्स बनानी होगी तब हम क्या करेंगे, कोई भी हमारी वेबसाइट पे आके क्या कर सके, रजिस्टर कर सके, तब आपने इसको चूज करना है। अभी के केस में हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम वो लॉगिन क्रेडेंशियल देने नहीं वाले। कोई हमारी वेबसाइट पे आके लॉगिन भी करके क्या कर लेगा, वेबसाइट का हमें तो दिखाना है, ओवरव्यू बना रहे हैं ना ओनली। ये हमें जरूरत पड़ेगी ई कॉमर्स के केस में, उस केस में आप इसको ऑन कर देंगे। हाँ, बाद में अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करके अब हम क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी प्लगइन्स हैं वो हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करके डिलीट करेंगे सबसे पहले। क्योंकि हम वेबसाइट को जितना हो सके उतना लाइट वेट बनाएंगे, खाली करेंगे। तो यहाँ पे प्लगइन्स में आपने सबसे पहले आना है, प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड पे क्लिक करना है। जितने भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं, अब इनमें किसका क्या काम आप समझ नहीं पाएंगे अभी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्लगइन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल। अब देन आपने यहाँ पे बल्क एक्शन से सबसे पहले इनको डीएक्टिवेट करना है, अप्लाई कर देना है। एक्टिव प्लगइन कभी डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है, तो आपने पहले डीएक्टिवेट करना है, देन यू हैव टू डिलीट। यहाँ पे बल्क एक्शंस पे देखिए आप, यहाँ पे इसके बाद आपने वापस से सिलेक्ट करना है और अब आप बल्क एक्शन से चूज करेंगे डिलीट, एंड अब आपने अप्लाई करके इनको डिलीट कर देना है। डीएक्टिवेट का मतलब भी ये होगा कि वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो प्लगइन्स अपनी वेबसाइट पे काम नहीं हाँ, करेंगे। क्योंकि अपनी वेबसाइट में अभी डमी कंटेंट है ना, हमें अभी किसी प्लगइन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे कुछ प्लगइन्स, किसकी क्या जरूरत है। मैंने पहले इसलिए डिलीट किए, किससे क्या हो रहा था आपको पता नहीं अभी। स्टेप बाय स्टेप एक एक दो दो डालोगे, आपको पता चलेगा कि किससे क्या हो रहा है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा ना। जैसे मैं डीएक्टिवेट करा और अप्लाई करना उसको। हाँ, अप्लाई कर, ओके आएगा, ओके प्रेस कर। पहले आपने शायद डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। अब आपने प्लगइन्स डिलीट किए, अब आपने पेजेस डिलीट करने हैं। अब आइए पेजेस पे, ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए। पेजेस में बाय डिफॉल्ट एक पेज बना आता है, प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसको भी आप ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसमें सिलेक्ट ऑल करने की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल पेज है तो आप ट्रैश पे क्लिक करना है। अब आते हैं हम पोस्ट पे, ऑल पोस्ट, ऐसे ही आपने हेलो वर्ल्ड करके जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट है इसको भी आपने डिलीट कर लेना। हाँ, उसको भी ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, पेजेस का एरर आ गया, एरर इन मूविंग आइटम को रीलोड कर लीजिए। ऐसे पेजेस पे जाके आप पेज एक्टिव कर रीड करना है। हाँ, रीलोड ही नहीं हो रहा है। हाँ, रीलोड भी नहीं हो रहा ना वो। ठीक है। तो जो हेलो वर्ल्ड पोस्ट है वो आपने डिलीट कर देनी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट क्या होता है वैसे, जैसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, जैसे फेसबुक पे आपने कोई भी फोटोग्राफ लिया, कहीं से कैप्चर किया, आपने तुरंत पोस्ट किया, हम कैप्शन डालते हैं उसमें, कुछ भी हैशटैग वगैरह लगाते हैं, पोस्ट कर देते हैं। कभी कभी कुछ भी कर सकते हैं हम पोस्ट के केस में। लेकिन जो आपका फेसबुक का प्रोफाइल होता है उसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, आपने वो चीज़ें तो कभी चेंज नहीं करते ना, वो तो फिक्स होते हैं, आपका नेम, फोटोग्राफ वगैरह, बैनर वगैरह, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन है ना, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब। ऐसा ही वेबसाइट्स के केस में भी होता है। वेबसाइट में क्या होता है, जो पेजेस है हमारे, होम पेज, अबाउट, सर्विसेज, वो तो हमारे फिक्स होते हैं। लेकिन अगर कुछ नया डालना है डेली आपने अपने यूजर्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े आपकी वेबसाइट की, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है आपके पास पोस्ट का। पोस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं।
जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग में सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन कंटेंट में अगर मेरे पास थोड़ा सा अगर रिलेटेड कुछ और भी है, ओके, तो भी मैं डाल सकता हूँ। पोस्ट में रिलेटेड आप कुछ भी डाल सकते हैं। एज इट इज जो आप सर्विस दे रहे हो वो जरूरी नहीं होती कुछ भी नॉलेज दे सकते हो, बट इट शुड बी वैल्यूएबल, है ना, नॉलेजेबल और यूनिक। जो आपका कंटेंट होना चाहिए पोस्ट के केस में, वैल्यूएबल तो होगा ही, तभी लोग उस पर आएंगे, नॉलेजेबल ताकि वो बार बार आए, ठीक है, और यूनिक। अगर वो यूनिक नहीं रहा, किसी और का आपने कॉपी कर दिया, तो फिर गूगल रैंक नहीं कराएगा। रैंकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आगे की क्लास में जब ऐसे वगैरह करेंगे तो इन डिटेल हम समझेंगे कि पोस्ट का क्या यूज है, ठीक है। अब आपने डैशबोर्ड से सब कुछ खाली कर लिया, अभी भी आपकी वेबसाइट में आपने पोस्ट डिलीट कर ली ना, अब आप रीलोड कीजिए, अभी हट गया है। हट गया ना, देखिए हट गया। चलिए, अब आपकी वेबसाइट्स में बाय डिफॉल्ट ये तो नेम लिखा आ रहा है, पोस्ट में आपने डिलीट कर लिया ना, पोस्ट पे है क्या? सर नॉर्मल जैसे अपन वेबसाइट होते हैं तो ऊपर अबाउट सर्विसेज अलग अलग मेन्यू होते हैं, उसमें से कोई ऑप्शन क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट के नाम के स्लैश लग के वहाँ के ऊपर वो बन जाता है ना उसका नाम, तो वो तो हो गया इस साइड। तो वो तो इसका मतलब सेम वेबसाइट में ही अलग अलग पेजेस खुलते हैं तो उनका है, तो उसको इधर उसको तो स्लैग बोलते अगर वो इधर हैं, हो गया तब सब डोमेन तो है। सब डोमेन हो इधर गया। है तो वो स्लैग है, उसको स्लैग बोलेंगे, एसईओ में समझेंगे हम। तो उसमें वो स्लैग या फिर यूआरएल बोल सकते हो, लेकिन यूआरएल में तो पूरा आ जाता है। तो जो आपका मेन डोमेन या सब डोमेन के बाद में स्लैश करके जो आता है उसको हम स्लग बोलते हैं, SLUG। वो पेजेस वाइज बदलता जाता है। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट में कुछ नहीं है, अब इसके अंदर हम कुछ कंटेंट डालते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप आते हैं थीम में। सबसे पहला काम वेबसाइट में क्या करना होता है, अभी तक तो हमने वेबसाइट पे कुछ नहीं किया, सब डिलीट किया इसका। बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं किया ना हमने, डिलीट किया, इसको खाली किया पहले। अब आपने क्या करना है, अपीयरेंस टैब में आके थीम इंस्टॉल करनी है। तो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं 2020 थीम आपको एक्टिव दिख रही होगी, दिख रही है। इसके बाद 2021, 2022 ये थीम वर्डप्रेस की डिफॉल्ट होती है, इनमें से हम कोई यूज नहीं करेंगे। हम नया थीम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एड न्यू ऑप्शन आ रहा है, हर जगह एड न्यू ऑप्शन आएगा। आप प्लगइन्स पे जाएंगे तो भी यहीं पे टॉप पे एड न्यू दिखेगा आपको, पेजेस पे जाएंगे तो भी दिखेगा, पोस्ट पे जाएंगे तो भी। अभी थीम पे हमें एड न्यू पे क्लिक करना है, एंड वर्डप्रेस की जो लाइब्रेरी है थीम की वो आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। इसमें कई हजारों थीम्स हैं, ठीक है, मतलब लगभग 72,000 से ज़्यादा थीम ऑप्शंस हैं, लेकिन सभी ने अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बना रखी है ना। हम भी एक बना के डालने वाले हैं बस अभी, है ना, आगे की क्लास में हम वही करवाएंगे फिर। चलिए, तो हम यहाँ पे अभी जो थीम यूज करेंगे वो एक्स्ट्रा यूज करेंगे, ठीक है, और ये थीम बनाना ही बहुत ईजी है। अभी के लिए तो जो बने बनाए हैं, एक्स्ट्रा थीम इसलिए यूज करें, मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, लाइट वेट है, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन करके देते हैं आपको, और इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे जो इसके साथ कंपेटिबल होंगे। तो आपने इस थीम को क्या करना है ना, इंस्टॉल करना है। अगर आपने इसका नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्स्ट्रा सर्च करेंगे और आगे थीम इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। हाँ, इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कीजिए। ऐड न्यू थीम ऊपर वो नीचे प्लस का ऑप्शन था नीचे थीम पे, वो भी सेम ही मतलब वो भी सेम, वो नीचे प्लस का था वो भी सेम, गुड। इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। तो अभी तक हमने वेबसाइट को पहले तो एम्प्टी किया, प्लगइन अनइंस्टॉल किए, डिलीट किए हमने, पेजेस डिलीट किए, पोस्ट डिलीट किया। उसके बाद हमने बस एक थीम इंस्टॉल किया, ठीक है। कौन सा थीम इंस्टॉल किया हमने, एक्स्ट्रा, उसको एक्टिवेट किया। हर एक थीम के साथ क्या होता है, उसके कंपेटिबल में कुछ ना कुछ प्लगइन्स चाहिए होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं वेबसाइट का डेटा शो कराने के लिए। वेबसाइट में प्लगइन से ही हेल्प करते हैं, एक तरीके से स्टार्टर है वो, ऐसे समझिए आप, जो आपकी वेबसाइट को बूस्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करके क्या करेंगे, इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है दैट इज स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करके जो स्टार्टर टेम्पलेट्स है वो वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। और अगर किसी मिस्टेक से आपने, अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक इसको क्रॉस भी कर दिया है, तो कोई बात नहीं, आप प्लगइन में जाकर वापस से प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको क्या हेल्प करेगा, ये बने बनाए कुछ डिज़ाइन आपको देगा। तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपने करना है, जैसे आप एक्टिवेट करोगे ना तो ऐसी विंडो आएंगे आपके सामने। यहाँ पे आपने बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे क्लिक करना है। आपने जो प्लगइन चूज करना है यहाँ से वैसे एलिमेंटर करना है। एलिमेंटर मतलब बहुत ही एडवांस फीचर्स है इसमें, कोडिंग पे जो काम कर सकते हैं हम वेबसाइट में, वो सारा का सारा एलिमेंटर आपको ऑप्शन देता है।
इवन आपने अगर कोडिंग के कुछ आपके पास फाइल्स है ना, वो भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। ये कहाँ से आया है उसमें देखा। जैसे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो एक बार। जी मैं ऊपर वो क्रॉस कर दिया था मैंने। हाँ, अगर आपने क्रॉस कर दिया, उस केस में आपने वापस से प्लगइन में आना है, हाँ ऐड न्यू करना है टॉप से। प्लगइन पे क्लिक कीजिए आप। इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स आ जाएगा। इसी में करेंगे, इसी में ही कर लेंगे। तो आपने यहाँ से एलिमेंटर पेज बिल्डर चूज कर लें। एलिमेंटर इसलिए यूज कर रहे हैं, बाकी भी पेज बिल्डर है जो आपको हेल्प करते हैं वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, बट इसके जो फीचर है वो एडवांस है। और हर एक वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट समझो आप पेज बिल्डर के केस में कि आपने एलिमेंटर तो आना ही चाहिए। अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एलिमेंटर या फिर डीवी, ठीक है। और अगर आप खुद का देख रहे हैं तो भी एलिमेंटर इतना ईजी है कि सारा सब कुछ करके बहुत अच्छा वेबसाइट आप बना सकते हो। ऐड न्यू से आ गया एक्स्ट्रा पे अब एक्स्ट्रा पे नहीं आना था, आपने प्लगइन पे क्लिक करके नया प्लगइन ऐड करना था। प्लगइन पे क्लिक कीजिए। प्लगइन हाँ, ऐड न्यू आ रहा होगा टॉप पे। हाँ अब सर्च जो लाइब्रेरी है ना उसमें सर्च कीजिए स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर लिख दीजिए, आ ही जाएगा आपके सामने। एक्स्ट्रा नहीं आया। सर इसमें एक्स्ट्रा नहीं आएगा ना, ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, स्टार्टर लिखना आपने। हाँ वो तो एक्स्ट्रा थीम थी ना। तो कौन सा करूँ उसमें ये फर्स्ट वाली, हाँ जी, ये इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद में ये स्टेप्स आ जाएंगे आपके पास। आगे नया सब डोमेन बनाए सेम की करेगा। नहीं नहीं, सेम तो मत, हाँ सेम ही करो वापस से, या फिर इसी में आप कंटिन्यू कर लेना आगे। इसमें क्या क्या चेंज करने वो भी समझिए। अभी तक हमने वेबसाइट के अंदर तो कुछ किया ही नहीं है ना, अब हमने किया है सारा का। अब हम एक टेम्पलेट यूज करेंगे यहाँ से। अभी हम यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का ही कुछ सर्च कर लेते हैं, डिजिटल ही लिख लेते हैं कुछ। तो डिजिटल एजेंसी का कुछ आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, तो पहले उसी में हम काम करेंगे। तो ये वाला आप चूज कर लीजिएगा, डिजिटल एजेंसी दिख रहा है आपने, ये वाला आप यहाँ से पिक कर लें। डिजिटल लिखने के बाद डिजिटल एजेंसी आप सर्च कर लीजिए, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से लेफ्ट साइड से आपने स्किप एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगेन आपने स्किप एंड कंटिन्यू करना है। आप ये फ़ॉन्ट चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, बट लेटर ऑन बाद में भी आप कर सकते हैं, ये सारा काम हम बाद में ही करेंगे। अभी आपने यहाँ से क्या करना है, इसको भी कंटिन्यू करके एंड यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आके सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट 40 टू 50 सेकेंड्स में आपकी वेबसाइट में जो भी डमी कंटेंट था वो आ जाएगा, ठीक है, जो लास्ट क्लास में भी हम लेकर आए थे। कोई नहीं, देख लेते हैं, एक मिनट चलो मैं देख लेता हूँ जब तक ये होता है। मैंने वहाँ से प्लगइन इंस्टॉल कर ये वाला। हाँ, तो सी लाइब्रेरी में टेम्पलेट वो तो हमने वो थीम एक्टिवेट डालने के बाद में नहीं, थीम तो एक्टिवेट कर लेना। थीम के अंदर वेबसाइट में जो कंटेंट डालते हैं उसके लिए टेम्पलेट यूज करें। थीम से वेबसाइट में कुछ बना बनाया कुछ नहीं आता। थीम तो केवल उसे लेआउट देता है, बना बनाया आपके पास आएगा टेम्पलेट से, उसके यहाँ पे टेम्पलेट यूज करें। समझते, थीम से कुछ भी नहीं आएगा। एक्स्ट्रा हमने जो वहाँ पे हमने सर्च किया तो वो किया था तो हमने उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया हाँ उसके बाद में फिर हमने वहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, उसमें वो मैं क्लोज कर इसे अगर क्लोज कर दिया तो इस तरीके से हम नया प्लगइन इंस्टॉल कर दिया वो ठीक है। उसके बाद में ये विंडो आ गई, यहाँ पे आप विंडो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, एलिमेंटर चूज करेंगे। अब कोई भी डिजाइन आपने जो लेगी वेबसाइट के लिए, अभी ये सेम लेंगे आप, फिर डिजिटल सर्च कर दीजिए। सर्च को फर्स्ट चाहिए ये मेरा थोड़ा आगे है एलिमेंटर तो उसके साथ अपने आप आ जाएगा। नहीं नहीं, वो तो उसके साथ ही आ जाता। अब इस तरह से अब आगे ना करना ये बनाएंगे वापस से
हो गया काम लेना हो गया सी और वेबसाइट पे क्लिक कीजिए आगे सारे कंटेंट आगे डन कौन सा वाला लिया था आपने मैंने डिजिटल एजेंसी आप ये एलिमेंट चूज करके कंटिन्यू डिजिटल एजेंसी टाइप कर लीजिए तो अभी इसकी कंटिन्यू कर दी इसमें हाँ इसकी मैं कर दूंगी अगेन वापस जो ये देने का मेरा प्रोजेक्ट बनाते हैं नीचे आ जाइए क्या क्या वेट ट्रैक होने ड्राइव कोई लगेगा ना लेंगे हाँ बस एक बार ये कर लो तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी वहां तक आगे ना तो आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे किससे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ना। अब आप करेंगे व्यू वेबसाइट तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट में जो भी डमी कंटेंट जो भी टेम्पलेट आपने देखा था वो कंटेंट आ चुका है। अब इसमें आपने चेंज कैसे करना वो समझना है ओके इसमें आपने चेंज क्या करना है। अब ये समझने से पहले एक बार आप अपने डैशबोर्ड पे रहिए यहाँ पे ठीक है। इसको एक बार के लिए आप इस स्टेप को है ना बेक मत करना कई बार क्या होता है बेक करने से वेबसाइट में जो आपने चेंजेस करे हैं ना वो भी बेक हो जाते हैं तो आप इसको क्रॉस ही कर दीजिए विंडो मतलब इस स्टेप को आप बंद कर दीजिएगा ठीक है। वैसे होगा नहीं जनरली होता नहीं बट कभी कभी रेयर केस में हो जाता है कि जैसे आप बेक करते हो तो जो इफेक्ट्स आए हैं वेबसाइट में वो बेक हो जाते हैं उसी पे प्रीवियस जो टेब है ना उसको क्लोज कर दीजिए जो प्रीवियस टेब था इससे जस्ट पहले वाला हाँ हाँ अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट में डिज़ाइन तो आ गया। अब मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि अभी तक ये चीज़ जो आई है वो किस की वजह से आई है ओके। इसके लिए कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना बैकएंड में कि तुरंत 50 सेकंड के अंदर सारा डेटा आ गया। क्या क्या डेटा आया होगा वेबसाइट में वो समझिए। तो एक बार के लिए हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये तो विजिटर मोड में है वेबसाइट जब आपके पास यहाँ तक लिंक आपको जब दिख रहा है कि मेन डोमेन या सब डोमेन है .com तक इट मीन्स ये विजिटर मोड है। यूजर को यानी नए विजिटर को इस तरीके से वेबसाइट शो होनी है। आपने डैशबोर्ड पे आना तो यहीं पे आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। अब सबसे पहले जो अपीयरेंस में आपने थीम डाली थी तो आपको ये तो पता है कि थीम आपने जो डाली थी वो तो एक्स्ट्रा आपको दिख रही होगी यहाँ पे ठीक है। अपीयरेंस पे हम क्लिक करके थीम ऑप्शंस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे थीम आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा है ओके। बाकी की हमें जरूरत नहीं है ये सारे ऑप्शंस को आप क्रॉस कर सकते हैं। इन थीम की हमें जरूरत नहीं है ना तो इनको क्या करेंगे आप डिलीट करेंगे। जो वेबसाइट में जरूरत नहीं उसको आप डिलीट कर लो। इनको आप थीम डिटेल्स पे क्लिक कीजिए देन यहाँ से डिलीट कर लीजिए। थीम डिटेल्स पे क्लिक करो थीम्स पे आकर और एक एक करके डिलीट कर लो। इसको भी कर लो बट अब हमारे पास ओनली एक सिंगल थीम है दैट इज एक्स्ट्रा बस इसको हम डिलीट कर नहीं सकते। अब आते हैं प्लगइन्स में। अब प्लगइन से आप समझोगे कि कौन कौन से प्लगइन्स आ गए होंगे आपकी वेबसाइट। यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट में 3 प्लगइन आए हैं अभी तक ये हमने नहीं डाले थे ना ये कैसे आ गए अपने आप। हमने तो वो भी नहीं डाला था आपने डाला था वो भी ठीक है। हमने वो भी नहीं डाला था तो हमने क्या किया सबसे पहले जैसे इसका थीम इंस्टॉल किया था उसके बाद तो गेट स्टार्टेड के लिए बोल रहा था आपने। गेट स्टार्टेड के लिए तो कौन सा इंस्टॉल हो रहा था प्लगइन स्टार्टर टेम्पलेट्स वो दिखा भी रहा था कि स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल करने के लिए आप ये गेट स्टार्टर पे क्लिक करो या फिर आपने क्लोज कर दिया होता उस टैब को तो आप क्या कर सकते थे मैनुअली अलग से डाल सकते थे जैसे आपके केस में हमने किया था। इसके बाद सी लाइब्रेरी में इसकी लाइब्रेरी में जितने भी टेम्पलेट्स बने हुए थे वो आपने चूज करे थे। फिर आपने चूज किया था कि कौन सा पेज बिल्डर आपने लेना है। चूज किया था ना एलिमेंटर ध्यान है। एक तो क्लासिक एडिटर आ रहा था ब्लॉक एडिटर सॉरी एलिमेंटर आ रहा था और एक आता बेवर बिल्डर। तो आपने एलिमेंटर चूज किया था तो उसकी वजह से एलिमेंटर प्लगइन भी उसमें इंस्टॉल्ड है। गॉट इट। और WP फॉर्म्स क्या है आपने जो टेम्पलेट लिया है उसमें ये हेल्प कर रहा है कि आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं एक बार इस पेज को मैं रिलोड कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट में तो कहीं भी एक फॉर्म भी लगा होगा वेबसाइट में। देखो नीचे हम आते हैं स्क्रॉल डाउन करके तो विल सी कि यहाँ पर तो चलो फॉर्म नहीं है बट कॉन्टैक्ट पेज पे देखो आई थिंक कॉन्टैक्ट वाले पेज पे एक फॉर्म लगा हुआ। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये वाला ये फॉर्म आपकी वेबसाइट में आपने तो नहीं डिजाइन किया ना तो ये किसकी वजह से आ रहा है WP फॉर्म्स की वजह से। हम चेंजेस कर सकते हैं सारा सब कुछ इसमें अपने बेस पे ओके वो तो हम आगे करेंगे लेटर ऑन। लेकिन ये चीज किस किस प्लगइन से आई है वो आपको क्लियर है। अभी तक 3 प्लगइन है वेबसाइट में। स्टार्टर टेम्पलेट से तो बना बनाया डिजाइन आ गया
एलिमेंटर क्या हेल्प करेगा कि अब आपने जो भी चेंज करने हैं पेज में, तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके हम इन सबको चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरत पड़ेगी, एंड जो फॉर्म था वो इसलिए जरूरत है कि यहाँ पे वो फॉर्म हमें लगाना। तो स्टेटमेंट में बाय डिफॉल्ट फॉर्म था, इसलिए उसने वो वाला प्लगइन इंस्टॉल किया। हाँ, अगर नहीं होता तो वो तो करता ही नहीं करता एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट में सबसे पहले तो हेडर चेंज करना है, लोगो वगैरह। तो लोगो तो एक बार मैं चेंज करके बता रहा हूँ आपको। तो आपने जो हेडर वाला ऑप्शन होगा, ये वाला टॉप हेडर, वेबसाइट में तीन ही चीज होती है ना, हेडर होता है, बीच का पेज होता है, इसको बॉडी बोल सकते हैं, और एक होता है फुटर। हेडर और फुटर को हम अलग से क्यों बनाते हैं, ये भी तो पेज का ही तो पार्ट है ना, इसको अलग पे दिखता है ना। एग्जैक्टली। हेडर और फुटर जो होता है वो इट रिमेन्स कांस्टेंट ना फॉर ईच एंड एवरी पेज। तो ये हम हर एक पेज के लिए चेंज नहीं करते हैं, ये हमें वन टाइम ही बनाना होता है, और बाकी पेजेस तो हमें अलग अलग पेज के नाम से चीजें बनानी होती हैं अलग अलग। ओके, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले हेडर को ही चेंज करना है। तो हेडर फुटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। अब ये कस्टमाइज ऑप्शंस के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और आप अपने डैशबोर्ड से भी यहाँ पे थीम अपीयरेंस के अंदर थीम के नीचे भी कस्टमाइज ऑप्शन है, यहाँ से भी आ सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हर बार आप अपनी वेबसाइट्स को विजिटर मोड में ओपन करो, आपको सब कुछ सामने ही दिख जाएगा। ओके, तो यहीं से आप कस्टमाइज पे क्लिक कर लो, और यहाँ से भी आओगे तो भी वही बात है। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आप कोई वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। कस्टमाइज ऑप्शन से आप ओनली हेडर फुटर, जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वेबसाइट के, टाइपोग्राफी है मतलब फॉन्ट फैमिली वगैरह, फॉन्ट का साइज वगैरह क्या रखना, वो सब यहाँ से करते हैं। और आपने मान लीजिए यहाँ पे जैसे यू गोल पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आइकन आ रहा है ना यू का, देख रहे हो, होस्टिंगर के केस में आप देख रहे हैं एच आइकन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फेव आइकन या फिर साइट आइकन। तो आप भी चाहते हो आपकी वेबसाइट में यहाँ पे टॉप पे साइन भी दिखे, आइकन दिखे इस तरीके से, जैसे यूगल में आप देख रहे हो टाइटल के साथ में। टाइटल के साथ में एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी आपको कस्टमाइज पे ही रहना है। ओके, तो कस्टमाइज पे सबसे पहले आपने आना है साइट आइडेंटिटी पे, ये वाला ऑप्शन। साइट आइडेंटिटी में आप यहाँ से लोगो चेंज करेंगे, टाइटल चेंज करेंगे, फेव आइकन चेंज करेंगे, ये सब हम यहाँ से करते हैं। साइट आइडेंटिटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इट इज आस्किंग फॉर साइट आइकन ना, तो साइट आइकन के लिए पूछ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आपके सिस्टम पे जो भी फाइल है उसको आप अपलोड कर दीजिए। मैं एक बार अपलोड कर लेता हूँ अपने सिस्टम से। टाइटल एंड लोगो सेटिंग्स में नहीं नहीं, बस साइट आइकन, साइट आइडेंटिटी में साइट आइकन पे आइए एक बार। यहाँ पे आपका जो साइट आइकन है आपने अपलोड किया, और इसको हम अब थोड़ा सा सेट कर लें। ये थोड़ा सा ही दिखेगा, तो आपने क्या करना है, जब इसको आप सिलेक्ट करोगे ना तो आपको ऑप्शन देगा कि आपने कितना दिखाना है। तो इसको हम थोड़ा तो दिखेगा नहीं, क्रॉप भी नहीं कर पा रहे, तो मैं दूसरा ही डाल देता हूँ, क्योंकि हमने साइट आइकन के केस में एक ऐसा आपने लोगो बनाना है छोटा सा हो जो बिल्कुल कर रखा होगा, तो मैं देख लूँ। ये वाला है ना, तो वेबसाइट में इस तरीके से दिखने वाला है। इसको आपने क्रॉप पे क्लिक करना है, और अब आप देखेंगे आपकी वेबसाइट का टॉप सेक्शन देखो, आप यू आ गया यहाँ पे टाइटल के साथ में। तो फेव आइकन या साइट आइकन आप यहाँ से चेंज करोगे, कस्टमाइज में साइट आइडेंटिटी पे आ गए। ये इंस्टॉल देखो साइज के लिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि पहले से आप इसको 100x100 पिक्सल्स में बना के देखिएगा। ओके, पहले 100x100 में, या वैसे तो एग्जैक्ट साइज होता है इसका 98x98। ठीक है, तो आप थोड़ी सी और कंजूसी कर सको 100 में, तो 98x98 ही बनाना है। सर ये मान तो पहुंच गए, लेकिन ये जब मैं उसको अलग से लोगों को कर रहा हूं, वहाँ पे ये हैप्पी डूइंग रहता है। लेकिन जैसे अलग से पेज ओपन करते हैं, ये इंस्टॉल कैसे होगा, ये तो इंस्टॉल नहीं तो होगा। जी वाला हाँ डिस्ट्रीब्यूट हमारे ये स्टेप करेंगे। अब है। ये सर कोई बात नहीं। ये होनी चाहिए। साइज छोटा कर देगा, कैमरा में जाएगा, साइज छोटा है लेकिन कैमरा में जाएगा। अलग होगा।
एक जैसे ही पड़ा एक्चुअली इसमें आपने इसीलिए तो बस हम लोग लिख रहे हैं बाद में जो है बिजनेस के नीड के साथ साथ लिख रहे हैं समझ गए तो वो इस चीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन आते हैं बट स्टिल आप अगर डिजाइन चूज करना चाहते हो इस टाइप की तो आप क्या करो स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन यूज करो इंस्टॉल करो जैसे इन्होंने अलग से किया था तो भी ये चीज आप यूज कर सकते हो सेम टेक्निक ठीक है। अब इसके बाद आपने साइट टाइटल एंड लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपको लोगो शो हो रहा है इसको हम क्या करेंगे यहाँ से करेंगे रिमूव तो आप देख रहे हैं लोगो रिमूव हो गया वाला ओके। अब हम यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे आपने जो भी लोगो डिजाइन कर रखा होगा वो आप यहाँ पे अपलोड उसी के जस्ट नीचे देखिए साइट आइडेंटिटी के जस्ट नीचे अब आप अपना upload करें। ठीक है आप अपना design करें। हाँ, upload करिए। साइट आइडेंटिटी तो आज के लिए इतना ही करेंगे यार 12 बजने वाली है ना। और पेज में कैसे चेंजेस करना वो समझ लीजिए बस ताकि आप कर पाओ थोड़ा सा कुछ इस अभी के लिए इसमें हम इतना ही चेंज कर रहे हैं हेडर में। अब हम वेबसाइट को विजिटर मोड में ओपन कर लेते हैं एक बार रीलोड कर लेते हैं इसको सो दैट आप चेंजेस देख पाओ। लोगो चेंज किया था आपने आ गया टाइटल चेंज किया था हमने टाइटल के साथ में सेव आइकन लगाया था। अब आपने मान लीजिए जो भी कंटेंट चेंज करने हैं पेज के इसके लिए आपने क्या करना है कुछ नहीं करना आपने सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है बस। तो लाइए ना सर तो अभी मैं कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा उसमें देख लीजिएगा अभी है ना बिकॉज मैंने 11 बजे किसी को बुलाया था वो भी वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट था लेकिन मैं इतना लेट था उतना मैं आपको दे चुका हूँ। में जाने के बाद साइट सेटिंग या 3 मिनट नहीं उसमें तो कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करना ना आपको तो आप क्या करेंगे 300 इंटू 150 साइज का एलिमेंटर से मैं इस पे ही पहुंच आप विजिटर मोड में ओपन करो वेबसाइट के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को विजिटर मोड में ओपन करो और यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे जो आपने चेंज करना उसको चेंज कर लीजिएगा एंड नो मोर क्वेश्चंस प्लीज।